મોટા ભાઈ કેમ છો? મજામાં મોટા ભાઈ. વેલકમ ટુ પાર્ટ 3 ऑफ द वीडियो. मैंने एक लिंक ढूंढा इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट से. आपको तो पता ही है मैं कितनी R&D करता रहता हूँ. कितनी R&D. मोटा भाई एक मूवी आई थी बहुत पहले, काफ़ी साल हो गए. अमेजॉन प्राइम पे आपको मूवी मिल जाएगी. उसका नाम है बिग शॉट. इसका इंडिया से कोई मतलब नहीं है और है भी. इस मूवी को मैंने कम से कम ना करते भी 50 बार से ज्यादा देखा. ना करते, क्योंकि मैं ऐसी उल्टी सीधी मूवीज तो देखता नहीं हूं. मैं ऐसी जैसी मूवीज देखता हूं जो फाइनेंशियल फ्रॉड पे होती हैं. और इस मूवी को जब भी आप देखोगे ना, बिग शॉट, मार्जिन कॉल, ऐसी जैसी मूवीज को, आपको लगेगा कि बॉस क्या क्या हरामखोरी वाले काम होते हैं. इस मूवी पे एक बुक बनी है, द बिग शॉट, माइकल लेविस की, जो आपको अमेजोन पे मिल जाएगी. आप वहां से बाय कर सकते हैं. मैंने वो ऑलरेडी बाय कर लिया है और मैं अब उसको पढ़ रहा हूं आजकल. बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स पता चल रहे हैं मोटा भाई कि किस किस लेवल पर हरामखोरी के काम होते हैं और किस लेवल तक ये होते हैं. ये कुछ ऐसी बुक्स होती हैं मोटा भाई जो आपको एक एक्चुअल रियलिटी बताती हैं, जबकि जो कभी भी आपको कोई मीडिया संस्थान नहीं बताएगा, क्योंकि पहले तो उनके पास खुद नॉलेज नहीं होती. दूसरा, वो कभी इस बात को पब्लिक डोमेन में ला ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो इसको पब्लिक डोमेन में लाएंगे तो उनकी खुद की जॉब चली जाएगी. मैं ऐसी जैसी बुक्स पढ़ता रहता हूं, तो बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स मुझे मिल रहे हैं. तो मैं काफी रिसर्च करता हूं अपनी लाइफ में, और मैंने बड़ी मुश्किल से इकोनॉमिक टाइम्स का एक लिंक ढूंढा जिससे मुझे ये डेटा मिला. और आपको जान के खुशी होगी कि मैंने इस लिंक का प्रिंट आउट ले लिया. सबसे पहले तो प्रिंट आउट इसलिए ले लिया कि कल को ये लिंक पीछे से हटा दिया जाए, उसके बावजूद मेरे पास उस लिंक का प्रिंट आउट हो, ताकि डेटा होना चाहिए आपके पास. मोटा भाई, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है. डेटा एक ऐसी चीज होती है जो आपको स्ट्रांग बनाता है. इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो बगैर डेटा के बात करते हैं, और इस दुनिया में 1% से कम लोग होते हैं जो डेटा के साथ बात करते हैं. जो डेटा के साथ बात करता है वो हमेशा ही एक फाउंडेशन रखता है. ये बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमेशा डेटा पे बात करें. अब मैं आपको एक डेटा देता हूं. ये डेटा मैंने इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट से लिया और उसका प्रिंट आउट मैंने ऑलरेडी ले लिया है, ताकि कल को वो लिंक हटा दिया जाए तो मेरे पास उसका प्रिंट आउट हो. ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले उस पे प्रॉपर रिसर्च करता हूं, और उस वीडियो और उस लिंक्स पे जाता हूं, और उस लिंक्स पे जाके स्टडी करता हूं. स्टडी करके उसकी रेफरेंसेस ढूंढता हूं, फिर ऐसे जैसे पेजेस पे लिखता हूं, और फिर आपको वीडियो बनाता हूं. और ये पेज भी मैं डिस्ट्रॉय नहीं करता हूं. ये पेज भी अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर रेफरेंस में मेरे काम आ सकते हैं कभी, तो मैं इन पेजेस को फाइल कवर में अपनी टीम मेंबर को भेज दे देता हूं कि वो फाइल कवर में लगा देते हैं, कि कल को हमें आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद हमें कोई ऐसा डेटा चाहिए कि भाई हमारे पास एक ऐसा डेटा था, तो हमें इमीडिएटली वो मिल जाता है. ये ब्यूटी होती है. डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. दुनिया में ऐसे बहुत कम विजनरी इन्वेस्टर हैं, जैसे कि बिल ग्रॉस जो पिमको के फाउंडर थे, जैसे कि वॉरेन बफे, जो और जैसे कि ऐसे कई कम इन्वेस्टर्स हैं जो डेटा के बेस पे डिसीजन लेते हैं, जबकि मेजॉरिटी ऐसे इन्वेस्टर हैं जो नॉन फंडामेंटल डिसीजन लेते हैं. नॉन फंडामेंटल डिसीजन होता है कि
किसी ने कोई चीज छाप दी और आपने वो चीज जो है वो कर ली, लेकिन आपने उसका एक्चुअल में डेटा नहीं देखा। आपने एक्चुअली में ये नहीं देखा कि उसका डेटा क्या था। आपने ये नहीं देखा कि उस डेटा का रेलेवेंस क्या था। इसे बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। किसी भी इन्वेस्टर को, फिर चाहे उसकी कैपिटल 1 लाख हो, 5 लाख हो, 1 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, जितनी भी हो, उसको डेटा इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। क्योंकि अगर उस इन्वेस्टर को डेटा इंटरप्रिटेशन आती है तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। इस दुनिया में मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स को डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आती। पहली बात, उनको डेटा देखना ही नहीं आता। दूसरी बात, उसको इंटरप्रेट करना तो दूर की बात है। इसीलिए भारत और कई देशों की मीडिया संस्थानें उनको वो बना रही हैं। अब मैं आपको डेटा देता हूं। ये डेटा मोटा भाई इकोनॉमिक टाइम्स में छपा, जिसकी डेट है 18 फरवरी 2022। आज जब हम बात कर रहे हैं तो है 19 फरवरी 2022, यानी कि ये डेटा सबसे लेटेस्ट डेटा है। अगर आपको इस डेटा का लिंक चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा। वैसे मैंने अपनी रेफरेंस के लिए इस डेटा का एक प्रिंट आउट जो है ले लिया है। पहले ये डेटा क्या है, ये डेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेटा है जो कि इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट ने पब्लिश किया है। जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो वो एक मार्केट वैल्यू पे लिस्ट होती है। फिर कोई भी कंपनी हो, जैसे मान लो पेटीएम लिस्ट हुई, तो वो एक मार्केट वैल्यू पे लिस्ट होती है, जिसे टेक्निकल भाषा में बोलते हैं मार्केट कैप। ये मार्केट कैप क्या होती है मोटा भाई? ये मार्केट कैप दो तरीके की होती है जो इस डेटा में नहीं गिवन है, और मुझे क्योंकि वो इस डेटा में नहीं है तो मेरे पास उसका कोई आइडिया नहीं है। मैंने रॉयटर्स पे भी ढूंढने की कोशिश करी लेकिन कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि इस लेवल का ग्रैनुलर डेटा इंडिया में कभी नहीं मिलता। ग्रैनुलर डेटा का मतलब होता है बहुत बारीक डेटा जिसके बेस पे परफेक्ट डिसीजन लिए जाते हैं। हम इसमें बाद में बात करेंगे। अगर कोई कंपनी जब लिस्ट होती है तो वो एक मार्केट कैप पे लिस्ट होती है। वो मार्केट कैप क्या होती है मोटा भाई? वो मार्केट कैप होती है टोटल शेयर्स जो कंपनी ने मार्केट में फ्लोट किए, बेचे, इनटू उनका लिस्टिंग प्राइस। मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल शेयर्स जो कंपनी ने मार्केट में बेचे इनटू उनका लिस्टिंग प्राइस। ये उस कंपनी की मार्केट कैप होती है। लेकिन आपको पता है कि मार्केट कैप खुद दो तरीके की होती है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि लोगों को इसका आइडिया नहीं होता। अब जैसे एक वेग एग्जांपल लेते हैं। वेग मतलब कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये सच हो, एग्जांपल है। वॉरेन बफे ने जोमैटो में पैसा लगाया, एग्जांपल। और वॉरेन बफे ने जो जोमैटो ने जब आईपीओ लॉन्च किया, तो मैं फिर बोल रहा हूं एग्जांपल है कि जोमैटो ने जब अपना आईपीओ लॉन्च किया तो वॉरेन बफे ने उसमें 10% इन्वेस्ट किया, एग्जांपल। वॉरेन बफे का व्यू है कि जोमैटो एक समय पे 5 साल बाद जोमैटो का शेयर प्राइस 2000 होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो आज 80 रुपीज है। तो वॉरेन बफे ने क्या किया? वॉरेन बफे ने जो 10% स्टेक बाय करी थी आईपीओ में, कंपनी में नहीं आईपीओ में, वॉरेन बफे ने उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया। मतलब हमने 5 साल तक टच ही नहीं करना है। हाँ, अगर स्टॉक प्राइस 60 रुपीज या 60 से नीचे आ गया तो हम और शेयर बाय कर लेंगे, वरना हम इसको बेचेंगे नहीं। तो वॉरेन बफे का व्यू क्या है? वॉरेन बफे का व्यू है कि जोमैटो एक 5 साल बाद 2000 का होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये एग्जांपल है। वॉरेन बफे उस स्टॉक को लगातार होल्ड करके रखेंगे, बेचेंगे नहीं। लेकिन और भी ऐसे इन्वेस्टर होंगे जिनका व्यू क्या होगा कि हमने जोमैटो 100 रुपीज पे लिया,
जैसे ये 130 आएगा हम बेच देंगे। कुछ ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो 130 पे एंट्री करेंगे, 160 पे बेच देंगे। इसे बोलते हैं स्काल्पिंग, SCALPING, स्काल्पिंग। स्काल्पिंग क्या होती है? छोटे प्रॉफिट्स। जो मैंने पहले इन्वेस्टर की बात करी, वो कौन होते हैं? बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर। बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर कौन होता है? एक ऐसा इन्वेस्टर जो लंबे समय के लिए होल्ड करता है। तो किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन दो पार्ट पर डिपेंड करती है। पहला, बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर, जैसे कि मैंने वॉरेन बफे साहब का एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल। दूसरा, स्काल्पिंग इन्वेस्टर, जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे काम करते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे काम करते हैं। लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी समस्या यह है, जिसपे कोई भी आदमी बात नहीं करेगा, आज से 100 साल बाद भी नहीं, कि बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर की कितनी स्टेक है। यानी कि अगर किसी कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया तो बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर उसमें कितने परसेंट स्टेक लेके बैठा है। यह बहुत जरूरी फैक्टर है, लेकिन इसका डेटा आपको कभी मिलेगा नहीं, आप जितनी मर्जी रिसर्च कर लीजिए। क्योंकि जिस दिन ये डेटा मिल गया, उसी दिन ये क्वेश्चन शुरू हो जाएगा कि ये बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर है कौन, इसका क्रेडेंशियल क्या है, इसके पास इतना पैसा कहां से आया, इसकी बैकग्राउंड क्या है। क्या ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे भी कोई और है, जिसे बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। मैं इस पे बात करूंगा, बहुत जल्दी बात करूंगा। तो ये क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा, इसीलिए ये डेटा कभी मार्केट में नहीं आता। एनीवेज, तो अब तक आपको मोटा भाई ये समझ में आ गया होगा कि जब कोई भी कंपनी लिस्ट होती है, कोई भी मतलब फिर वो लॉस मेकिंग कंपनी हो या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, तो उस कंपनी में दो तरीके के, तो उसमें एक मार्केट कैप आती है। वो मार्केट कैप दो तरीके की होती है। पहला, बाय एंड होल्ड। दूसरा, स्कैल्पिंग, जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे काम करते हैं। अब मैं आपसे पार्ट 4 में मिलूंगा इसको और एक्सप्लेन करने के लिए।